हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए वेक्टर हम पढ़ रहे थे और वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर एडिशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज का टॉपिक वही होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, पर किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूशन और रिजॉल्व करने से पहले, हमें इसके बारे में सीखने से पहले एक और चीज़ पहले जान लेते हैं। ठीक है, कि हम किसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। बहुत ही इजी है, जान लेते हैं पहले इसे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, हमें यूनिट वेक्टर्स पता है, दोज वेक्टर्स विच गिव डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी यूनिट वेक्टर अगर कोई भी पता है तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में हमें पता है, ऐसा पढ़े थे। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मीन्स हमारे पास जो तीन एक्सिस हम चूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, 90 डिग्री सबके बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो उन तीनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होगा, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर, अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंबल्स ऐसे यूज करते हैं। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई कैप लिखते हैं, कैप सिंबल देते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, तो आई कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही चीज अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको माइनस आई कैप लिखते। अगर नेगेटिव में होता तो उसको माइनस आई कैप लिखते। यहाँ पे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जे कैप लिया जाता है यूनिट वेक्टर, और नेगेटिव वाई एक्सिस होगा तो माइनस जे कैप लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम एज फॉर जेड एक्सिस, इट इज के कैप फॉर पॉजिटिव जेड एक्सिस, एंड फॉर नेगेटिव जेड एक्सिस इट इज माइनस के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और हमें इसका यूज बार बार आगे करना है। इसको यूज करके, इसका मेन यूज आज जो पढ़ेंगे उसमें होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, ये तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। हियर इट इज, आई कैप का मैग्नीट्यूड हो या जे कैप का या के कैप का मैग्नीट्यूड, वो हमेशा 1 यूनिट, ठीक है ना, तो 1 उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। इन तीनों को आगे फिर यूज करते ही जाना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सी दिस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक तरीके से देखें, वेक्टर एडिशन का उल्टा है, ये ऑपोजिट ऑफ वेक्टर एडिशन। दैट मीन्स, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर एडिशन में सीखे क्या थे हम ये सीखे थे कि वेक्टर एडिशन मतलब एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर निकालना जो कि वही इफेक्ट दिखाए जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स साथ में मिलके दिखाते हैं। वही डिस्कस किए थे ना, ए और बी वेक्टर एक साथ जो इफेक्ट दिखाएंगे, फिजिकल इफेक्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट आर अकेले वही इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ए और बी को एडिशन करके हमें आर मिलता है, दैट इज वेक्टर एडिशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर होगा गिवन, हम उसको स्प्लिट करेंगे अलग अलग वेक्टर्स में, 2 और मोर वेक्टर्स हो सकता है, सच दैट वो अकेला जो इफेक्ट दिखाया था, फिजिकल इफेक्ट, अब स्प्लिट करने के बाद दो स्प्लिटेड वेक्टर्स एक साथ वही इफेक्ट दिखा पाएंगे। ओके, तो वेक्टर एडिशन का उल्टा ही हो गया। वहां पे हमें गिवन था 2 और मोर वेक्टर्स, सबको ऐड करके एक रिजल्टेंट। यहाँ पे एक वेक्टर गिवन होगा, उसको स्प्लिट करेंगे डिफरेंट वेक्टर्स में, ताकि सब मिलके उसी की तरह सेम फिजिकल इफेक्ट दिखाएं। तो यहाँ पे जो स्प्लिट करके मिलते हैं वेक्टर्स, उनको हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहेंगे। जैसे वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स था, यहाँ पे होगा कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर, रिजोल्यूशन करने के बाद। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज से लिखा गया है,
प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर, स्प्लिट करेंगे वेक्टर को इनटू टू और मोर वेक्टर्स सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम। स्प्लिटिंग करने के बाद जो वेक्टर्स होंगे उनका कंबाइंड इफेक्ट सेम होगा, किसके साथ? एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर के इफेक्ट के साथ उनका कंबाइंड इफेक्ट एक ही होगा। यही है रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन करके जो भी स्प्लिटेड वेक्टर्स हमें मिलते हैं उनको हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोर्स में हम जो पढ़ेंगे पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देके, हमारे पास एक वेक्टर होगा, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे स्पेशली केस पढ़ेंगे। दैट मीन्स आइदर एक बार पढ़ेंगे 2 वेक्टर्स में डिवाइड करना 2 कंपोनेंट्स में, और एक बार पढ़ेंगे 3 कंपोनेंट्स में। और वो जो वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, ठीक है, तो वही स्पेशली हमें पढ़ना है। तो इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन होगा, फिर 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, तो वही देखते हैं। तो देखते हैं कि टॉपिक होगा दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके, कंपोनेंट्स मतलब तो उसको स्प्लिट करना। दैट मीन्स जैसे ये 5 न्यूटन का फोर्स है, इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इसी तरफ 3 न्यूटन का, इसी तरफ 2 न्यूटन का, तो ये दोनों भी कंपोनेंट्स होंगे उसके लिए। ठीक है, पर यहां पे हमें स्पेशली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ना है। तो वो क्या है यहां पे डिफाइन किया गया है, लिख लेंगे इसको। अगर किसी वेक्टर को, व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व, रिजोल्यूशन करेंगे उसका along 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब वेक्टर का एक डायरेक्शन तो होगा, जो 2 कंपोनेंट्स हम निकालेंगे दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में हम उन दोनों को, जो 2 वेक्टर्स निकालेंगे, 2 डायमेंशन में है तो 2 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ये, जैसे ये एक तो वेक्टर है, वेक्टर ए गिवन वेक्टर है, इसको हम ऐसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक तो ये हो जाएगा, एक तो इस तरफ हो जाएगा। मतलब देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इसको ऐसे डिवाइड किए, ये एक तो वेक्टर, ये एक तो वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर ए इन 2 डायमेंशन। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इसको यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ जो हम पढ़े हैं, सीखे हैं, उसको यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है, सपोज एक वेक्टर ऐसे है, दिस इज द वेक्टर, वेक्टर ए। ओके, यहां पे सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उसको स्प्लिट करना है, तो एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस हम ले सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर इसके लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे हो सकता है एक को हम एक्स एक्सिस पे मानते हैं तो दूसरे को वाई एक्सिस पे ही मानेंगे। ठीक है, सपोज इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, कितना है? थीटा। ठीक है, तो यहां पे इसके लिए जो कंपोनेंट मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, इस तरफ ऐसे दिखाएंगे इसको, सी दिस, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो अब इतना तक जो वेक्टर होगा, सपोज ये O पॉइंट है, ओके, ये P पॉइंट है, ये Q और ये S है। ओके, तो ये वेक्टर A वेक्टर है, ये वेक्टर पूरा, तो O to Q ये जो वेक्टर एक तो दिखाएंगे यहां पे, दिस इज द x कंपोनेंट बोलेंगे इसको, x कंपोनेंट ऑफ A, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, AX लिखा जाता है, x कंपोनेंट ऑफ A। इसको ध्यान देना, O to Q ऐसा इसलिए यहां पे ये पूरा स्क्वायर बनाया गया ताकि पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ही ये हो। ठीक है, ये जो कंपोनेंट मिला AX, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
O to Q ये लेंथ होगा। अगर A वेक्टर का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड O to P OP लेंथ है तो उसके इस x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OQ का लेंथ होगा। ठीक है, वैसे ही इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ मतलब इस तरफ एक वेक्टर होगा, इसको हम AY नाम देते हैं, y डायरेक्शन में, मतलब ये होगा कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। तो OS का ये लेंथ होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AY वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया AX AY, दिस टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम निकालते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स AX AY। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। यही तो बात है ना, इसको स्प्लिट करके ये निकाले हैं। दैट मीन्स इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये है, उसका उल्टा ही बोला गया है। तो AX AY का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें A मिलेगा रिजल्टेंट में। अब पैरेललोग्राम में वैसा ही दिख रहा है, देखो स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना, स्क्वायर हो या कुछ भी हो, पैरेललोग्राम एक है ये। तो यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है एडजेसेंट साइड से, तो ये डायगोनल उसके रिजल्टेंट को दिखा रहा है, इसलिए हम लिखे हैं A इक्वल टू AX प्लस AY पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। दैट इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो AX की जगह पे मैं लिख रहा हूं AX I कैप। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में अलोंग x एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर को हम I कैप लिखते हैं, अलोंग y एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर को हम j कैप लिखते हैं। AX अलोंग x एक्सिस है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, वैसे ही तो लिखते हैं ना किसी वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड AX हो गया, मतलब OQ का लेंथ जो यहाँ पे लेंगे, AX हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया I कैप। वैसे इसको लिखेंगे AY मैग्नीट्यूड इनटू j कैप, ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो AX AY ऐसे मिला। अच्छा, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे ये जो A वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये कुछ ऐसे होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, AX का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, AY के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ से जो मिला था मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स हमें मिले इस तरह से। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये जो AX AY का मैग्नीट्यूड है ना, उसको अब हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ AX AY को। सपोज, अच्छा यहाँ पे एंगल थीटा लिए हैं, वेक्टर A और उसके कंपोनेंट AX के बीच में एंगल है थीटा। तो इस ट्रायंगल पे देखो, इन ट्रायंगल POQ दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। तो इस ट्रायंगल पे अगर हम cos थीटा निकालें, व्हाट विल बी cos थीटा, B/H होता है, तो यहां पे होगा OQ by OP, वही होगा OQ by OP। OQ मतलब क्या है, AX है, OQ ये लेंथ AX का मैग्नीट्यूड ही है ना, डिवाइडेड बाय OP मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट इंप्लाइज ये जो AX है, X कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा A cos थीटा। इसको भी हमें अच्छे से समझ के याद रखना है, यूज होता ही रहेगा जब भी रिजोल्व करने वाला कंसेप्ट कभी भी यूज होना है तो ये सब यूज होता रहेगा। ओके, तो A cos थीटा कौन सा होगा, मतलब गिवन वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट थीटा एंगल बनाया है उसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड A cos थीटा होगा। तो अब देखो AY कितना होगा, बहुत ही इजी है। देखो इस ट्रायंगल पे अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी थीटा होगा। तो उस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल क्या है वो OPS, ओके, उस ट्रायंगल पे साइन थीटा निकाल के देखते हैं। साइन थीटा कितना होगा, दैट इज P/H होता है। ओके, तो P/H मतलब OS by OP दिख रहा है,
OS बाय OP साइन थीटा। OS मतलब देखो AY का मैग्नीट्यूड मतलब AY का मैग्नीट्यूड, OP मतलब A का मैग्नीट्यूड, दैट इंप्लाइज दिस AY दैट कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड होगा A साइन थीटा। ठीक है, तो A cos थीटा एक होता है, A साइन थीटा एक होता है। दिख रहा है वो चीज क्लियरली यहाँ पे? तो हमें जान लेना है कि अगर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं तो जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाया है वो कंपोनेंट होता है A cos थीटा, दूसरा वाला कंपोनेंट होता है A sin थीटा। ओके, अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे होता तो ये A cos थीटा लेते, इसको A sin थीटा लेते। थीटा एंगल जिसके साथ बनाया है वो A cos थीटा, दूसरा वाला A sin थीटा। ओके, अब देखो एक चीज को यहाँ पे थोड़ा सा फील लेते हैं, थोड़ा सा प्रूव करके। AX इतना है, AY इतना है, तो ये निकाल के देखो तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करके देखते हैं। AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, देखते हैं कि हमें ये मिलता है कि नहीं, A का मैग्नीट्यूड। इसी को प्रूव करके देखेंगे। तो AX स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर A cos थीटा का, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। AY स्क्वायर मतलब A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन गया, अंदर बना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो A cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो हमें A मिल गया ये मैग्नीट्यूड। तो ये चीज ठीक है ना? तो सभी चीज को यहाँ पे हम एक तरीके से रिलेट कर दिए ताकि ये पूरे की पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है टू डायमेंशन में। ये ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर थ्री डायमेंशन में हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना हो तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से ही उसको समझ जाएंगे हम। बस इतना ही बात होगा कि वहां पे वेक्टर A होगा तो उसको हम तीन डायरेक्शन में, थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको स्प्लिट करेंगे। ओके, ये जेड एक्सिस सपोज हो गया, तो तीनों की तरफ उसके लिए कंपोनेंट निकालेंगे। और क्योंकि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये 3D में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, क्योंकि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे इसीलिए इनको भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बोल रहे हैं। तो A के लिए जो यूनिट वेक्टर जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस आएगा उसको लिखते हैं AX, y के अलोंग जो आएगा उसको लिखते हैं AY, और z के अलोंग जो आएगा उसको लिखते हैं AZ। तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसी तरीके से ही फॉर्मूले बन के आते हैं। ठीक है, जैसे कि A का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन तीनों मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। वहां पे भी वही करते थे, स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी वही काम करना है। और एक चीज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A को AX I कैफ प्लस AY J कैफ प्लस AZ K कैफ, ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन। इतना ही बात है, ठीक है ना? तो कोई भी वेक्टर जब हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें I कैप J कैप K कैप से, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलता है। ठीक है, मतलब तीनों मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करो इंडिविजुअली, प्लस करके स्क्वायर रूट निकालो, ऐसे ही हमें मिलता है। तो कोई वेक्टर थ्री डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कुछ और जानने लायक बातें यहाँ पे हमें समझना चाहिए। सपोज जैसे पोजीशन वेक्टर है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पोजीशन वेक्टर ये क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस, सम ओरिजिन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को ये बताता है। ठीक है, हम कुछ ऐसे बनाए थे उसके लिए। यहाँ पे चलो थ्री डायमेंशन में लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन O है। सपोज एक पॉइंट है P, ठीक है, और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। तो थ्री डायमेंशन में इसको पूरा दिखा रहे हैं, पॉइंट है P, तो OP उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यही पढ़े हैं। सपोज इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, कोऑर्डिनेट्स उसका
x, y, z। अब वो पोजीशन वेक्टर है तो x, y, z कोऑर्डिनेट भी उसके पोजीशन को ही बता रहा है। तो वो जो पोजीशन वेक्टर, सपोज इसको r ऐसे नाम देते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर r है, इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यूज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक से समझो। अब ये उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, मतलब अलोंग x एक्सिस उसके पोजीशन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, उसके पोजीशन को बताने के लिए अलोंग x एक्सिस कितना मैग्नीट्यूड है, x है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप लिखेंगे। ठीक वैसे ही अलोंग y एक्सिस के लिए y है मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए उसके साथ j कैप, z एक्सिस के लिए z है मैग्नीट्यूड, तो उसके साथ k कैप, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है तो हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर है ये बात कि अगर हम r का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये हमें मालूम भी है पहले से ही, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही तो निकलता है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0, तो ये डिस्टेंस ऐसे ही निकाला जाता है, ये वाला लेंथ ऐसे ही तो निकाला जाता है ना। 3 कोऑर्डिनेट उसके मालूम है, 3 कोऑर्डिनेट इसके मालूम है, तो माइनस करते जाएंगे और स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही तो है ये सेम चीज, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे हम दिखाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, और ये होगा उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर को दिखा दिए। वैसे ही अब ट्राई करते हैं यूनिट वेक्टर को, कोई भी यूनिट वेक्टर को हम दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर को मतलब यूनिट वेक्टर को रेक्टेंगुलर टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें ये मालूम था पहले से ही कि कोई भी वेक्टर a है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ये पहले से पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर में, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करेंगे तो वो वेक्टर हमें मिलता है। दैट मीन्स हम ये भी वहां पे लिखे थे कि a कैप विल बी दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही से आया ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है तो देखो ये कैसे बन जाएगा। a की जगह पे लिख सकते हैं ax i कैफ प्लस ay j कैफ प्लस az k कैफ लिख सकते हैं, अभी पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन में ऐसे ही लिखेंगे किस वेक्टर को। अच्छा, मैग्नीट्यूड में हमें क्या मिला था, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये हम रिप्रेजेंट कर दिए किसी भी यूनिट वेक्टर को, वो वाला वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये है वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के लिए भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो ये सब बात है। एक क्वेश्चन इसी यूनिट वेक्टर से ही देखते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर हो, और भी क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। अभी के लिए यूनिट वेक्टर्स के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चन है, एक वेक्टर दिया है, हियर इट इज वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एक वेक्टर है ये। और एक वेक्टर दिया है वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप, सीरीज 3i कैप नोट कर देंगे इसको, माइनस 5j कैप प्लस k कैप, दिस इज अनदर वेक्टर। दो वेक्टर है, तो बोला है कि यहां पे एक यूनिट वेक्टर निकालना है which is parallel to resultant of these two वेक्टर, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, a और b के रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो पहले रिजल्टेंट ही निकालते हैं, दैट मींस a प्लस b, रिजल्टेंट ही निकालेंगे।
तो कैसे करेंगे पहले। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का रिजल्टेंट मतलब वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। ये वेक्टर फॉर्म में है तो मतलब आई कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 2k कैफ, ये वेक्टर a है। इसके साथ प्लस करेंगे 3i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस k कैफ। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दोनों वेक्टर मिले हैं, दिया गया है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये समझ में आ रहा होगा कि a को हम क्या लिखते थे, ax i कैफ, तो यहाँ पे ax की जगह पे 1 है, i कैफ सिर्फ लिखा है, तो ay j कैफ, तो ay की जगह पे 4, az k कैफ, तो az की जगह पे -2 है, प्लस az k कैफ लिखते थे ना, तो az की जगह पे -2। वैसे यहाँ पे bx by bz, bx 3 है, by -5 है, bz 1 है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है। तो दोनों को अगर ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, जो कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं दैट मींस एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स को हम ऐड ही तो करते हैं ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐड होगा 1 + 3, तो ये 4i कैफ होगा अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस दोनों मैग्नीट्यूड ऐड होंगे, तो 4 - 5, तो -j कैफ बनेगा ये 4 - 5, और अलोंग z एक्सिस भी दोनों मैग्नीट्यूड ऐड होंगे, तो -2 + 1, तो ये -k कैफ। ये फाइनली a + b वेक्टर ये है, रिजल्टेंट वेक्टर ये हमें मिला, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं, सिंपली हम i कैप के साथ j कैप के साथ k कैप के साथ सिंपली ऐड हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो दैट यूनिट वेक्टर विल बी, जो हमें क्वेश्चन में बोला है कितना होता है वो, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। ये तो होता है ना यूनिट वेक्टर, इसके लिए यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट के लिए, तो उसी रिजल्टेंट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। तो वेक्टर कितना है, 4i कैफ माइनस j कैफ माइनस k कैफ, ये वेक्टर है, डिवाइडेड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अभी पढ़े हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना। 4 है यहाँ पे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड -1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड -1, तो तीनों मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट निकालो, कितना हो गया देखो, ऊपर तो वही 4i कैफ माइनस j कैफ माइनस k कैफ डिवाइडेड बाय 16, 17, 18 रूट 18, ठीक है। इतना करके भी आंसर छोड़ने से चलेगा। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस रिजल्टेंट। क्लियर है ये बात, कैसे हम ऐड कर रहे हैं जानना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं जानना है, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास में यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रिजोल्यूशन से कुछ और चीजें जानेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे तब तक। थैंक यू।